हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पीएच क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने सीटेट 2026 के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और इसमें हम लोग सोशल साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे। तो साथियों, आप जानते हैं सीटेट लेवल 2 में एक सब्जेक्ट जो होता है जिसके अंदर मैथ और साइंस के 60 क्वेश्चन आते हैं, और दूसरी तरफ जिन बच्चों ने लेवल 2 में सोशल साइंस अपना सब्जेक्ट लिया होता है उनके जो 60 नंबर के क्वेश्चन होते हैं 31 से लेके 90 के बीच में, वो सामाजिक विज्ञान के आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले दो क्लासेस जो हैं ये ओल्ड पेपर की सीरीज़ की हो चुकी है। आज इसकी तीसरी क्लास है। आज की क्लास में हम पुराने पेपर में आए हुए जो अच्छे 30 क्वेश्चन होंगे सामाजिक विज्ञान के, उन्हें देखेंगे। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो को शुरू कर देते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार ज़रा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई और आपकी सोशल साइंस की जुड़ी हुई जो भी अपडेट है वो आपको इस सीटेट की समय से मिलती रहे। तो ठीक है साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हमने आज का एक और दोबारा से सीटेट का एक प्रीवियस ईयर पेपर लिया है जो कि 2023 का है। जी हाँ, आज हम 2023 के एक पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम सीटेट के 30 क्वेश्चन जो होंगे, शुरू के जो 30 क्वेश्चन होंगे सामाजिक विज्ञान के, उन्हें देखेंगे। तो ठीक है साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न क्या है आज की वीडियो का। निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न का विचार कीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। तो साथियों, अब आपको ये कथन पढ़ना है और इसमें बताना है कि इनके हिसाब से कौन सा सही है। कौन सा उत्तर जो है वो विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। देखो साथियों, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन। तो शुरू करते हैं, इसमें देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। पहला है, लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व है। जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। नहीं साथियों, यह जो है ये विषयानुकूल नहीं है। चलिए, मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। जी हाँ, ये आपका मतदान जो है ये भी आपका सामाजिक विज्ञान के विषयानुकूल है। इसमें इस प्रश्न के उत्तर के हिसाब से लोकतंत्र के बारे में पूछा गया है। धरना भी आ जाता है उसके अंदर, रैली भी आ जाती है, सामाजिक आंदोलन भी आ जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चुनाव में मतदान द्वारा, ये भी कुछ हद तक ठीक है। लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकारें एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। तो देखो साथियों, इस प्रश्न के जो भी उत्तर इसमें दिए गए हैं ना, दूसरा भी ठीक है, लगभग लगभग तीसरा चौथा भी ठीक है, लेकिन जो बेस्ट है वो आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। हमें टू द बेस्ट आंसर छांटना होता है सीटेट में, क्योंकि सीटेट में ऐसा आमतौर पे होता है कि एक प्रश्न के जो 4 ऑप्शन होते हैं ना, तो चारों ही उत्तर हो सकते हैं, लेकिन हमें उनमें से जो बेस्ट होता है वो छांटना होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका दूसरा हो जाएगा। चलिए साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। आपके सामने एक मूल्यांकन संबंधी प्रश्न है, इसको आपको देखना है। साप्ताहिक बाजार तथा शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है। ठीक है, आपके सामने आ चुका है एक मूल्यांकन संबंधी प्रश्न कि साप्ताहिक बाजार, जिसको कि आप बोलते हैं वीकली मार्केट्स, ये देखिए, वीकली मार्केट्स एंड शॉपिंग मॉल्स में क्या क्या डिफरेंस है। तो विद्यार्थियों द्वारा लिखे कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना या फिर अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है। असफल पूछा है जी, सफल नहीं पूछा। ध्यान रखिएगा कि कौन सा नहीं सूट बैठता। चलिए देखते हैं। साप्ताहिक बाजार में बिकने वाली सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो आपके बाज़ार होते हैं वहाँ पर चीज़ें सस्ती मिलती हैं और शॉपिंग मॉल में चीज़ें महंगी होती है और कुछ लोग भी उसे खरीद सकते हैं। चलिए, साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती है, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती है। ये भी बिल्कुल ठीक है। आप लोगों के बगल में कोई भी लोकल मार्केट लगती होगी,
आप लोगों ने देखते होंगे, जरूरी थोड़ी ना एक आदमी ने एक रेहड़ी अगर कहीं लगा रखी है तो नेक्स्ट मंगलवार को वो वहीं पर रेहड़ी दोबारा लगाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। चलिए, साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्राय शहरी क्षेत्रों में ही होते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, किसी भी गांव में आमतौर पे मैक्सिमम शहरी मॉल नहीं होते हैं, ये भी ठीक हो जाएगा। साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिसमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती है। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा जी। ठीक है, क्योंकि हमारा प्रश्न क्या था, आप जरा प्रश्न पर देखिए कि साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में अंतर क्या है। तो साप्ताहिक और जो उसमें असफल दिखता है, तो ये देखो, साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिनमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती है। तो आपका चौथा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न पर। कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है? सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाना, देखो साथियों, केवल मानचित्र दिखाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, उन्हें स्वयं ही कारण पता करने के लिए कहना, ये भी गलत हो जाएगा आपका। विद्यार्थियों को ग्लोब दिखाना, केवल ग्लोब दिखाने से भी कुछ नहीं होगा। भाई पृथ्वी जो है वो सपाट नहीं है, ये दिखाने के लिए सजीवता के साथ यह दिखाना होगा कि मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते कैसे हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है साथियों, इस वीडियो को ना लाइक करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। और आप इस क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं ना, ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस है, कोई भी खुद से बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है। तो अगर आपके ये क्वेश्चन समझ नहीं भी आ रहे हैं ना, तो वीडियो को 1-2 बार देखिए, ताकि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो आपको समझ में आए और इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आएंगे। क्योंकि ये पेपर खुद 2023 का पेपर मैं आपको इस वक्त डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। चलिए साथियों आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्पों का चयन कीजिए। तो हमारे सामने यहाँ 2 कथन मिलेंगे, अब आपको बताना है उन कथनों के बारे में। तो सामाजिक विज्ञान, पहला कथन हमारा ये है कि सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। ये सही है भाई, ये बिल्कुल ठीक है कि सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। और तर्क क्या कह रहा है? चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्पकृतियाँ इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य या फिर प्रमाण को निरूपित करते हैं। ये भी ठीक हो जाएगा। तो साथियों मैं आपको बता दूं, ए और आर जो है दोनों सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, ये भी ठीक है। चलिए आगे चलते हैं आज की सीरीज के 5वें प्रश्न पर। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। आपके सामने फिर 2 कथन दिए गए हैं, अब इन 2 कथनों को पढ़ना है। कथन 1, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, आनुभाविक और सत्यापनीय होती है। ठीक है, कथन क्या है? द नेचर ऑफ सोशल साइंस इज एविडेंस बेस्ड, एम्पिरिकल एंड वेरिफिएबल। तो ये जो है हमारे सामने ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए कथन दूसरा पढ़ते हैं। इसका अध्ययन प्राय एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। जी हाँ, इट्स स्टडी ऑफन लीड्स टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस ऑफ ए सिंगल इवेंट। ये भी आपका ठीक हो जाएगा। तो आपके दोनों ठीक हो जाएंगे। तो आपका जो चौथा है, ए और बी दोनों सही है, ये हो जाएगा। चलिए अब आपके बात करते हैं एक अगले प्रश्न पर, छठे प्रश्न पर। रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। रोजी आपकी क्लास की एक लड़की है, इसने एक महिला का तो नर्स के रूप में चित्र बना दिया और जो आदमी है उसका चित्र बना दिया एक इंजीनियर के रूप में। इसके पीछे का कारण पूछने पे उसने उत्तर दिया कि महिलाएं अच्छी नर्स होती है क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती है, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती है। तो रोजी का कथन क्या परावर्तित करता है? देखो साथियों, जब आप साइकोलॉजी पढ़ोगे ना, तो आप एक टर्म पढ़ोगे, स्टीरियोटाइप। जी हाँ, ये देखो आपके यहाँ पर लिखा भी हुआ है जेंडर स्टीरियोटाइप। मैं आपको बता दूं साथियों, अगर आपके पेपर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है और उसमें जेंडर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, देखो इसमें सब में जेंडर है, अगर जेंडर से रिलेटेड कोई आए
तो आप लोग आंख मीच के जेंडर स्टीरियोटाइप वाला जो भी आपका ये ऑप्शन हो इसको ठीक कर देना, दूसरा ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। जब कभी भी, मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ का, जब कभी भी ऐसा होता है कि हम लोग क्लास के अंदर लड़का और लड़की के लेकर भेदभाव करते हैं, ठीक है, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि लड़कियों को पिंक कलर जो होता है वो अच्छा लगता है और लड़कों को तो ब्लू कलर अच्छा लगता है, लड़कियां जो होती हैं वो नर्स अच्छी लगती है और लड़के जो होते हैं वो खतरों से खेलने वाले काम करते हैं। तो अगर मैं ऐसी बातें क्लास के अंदर कर रहा हूँ तो ये सब जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा, ठीक है, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा जिसे कि जेंडर स्टीरियोटाइप बोलेंगे, ये उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको साइकोलॉजी में भी काम आएगी, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो वहाँ भी ये चीज़ में आपके काम आएगी, पेडागोगी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आज के 7वें प्रश्न पर। विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी। अगर आपको अपनी क्लास में बच्चों को भारत की चुनाव प्रक्रिया पढ़ानी है भाई, तो कौन सी विधि जो होगी आपकी जो कि श्रेष्ठ होगी। चलिए, विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहना, नहीं। दूसरा, कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना, बिल्कुल सही। अगर आप लोग क्लास के अंदर ये कह दो कि भाई हमें मॉनिटर चूज करना है और आप कैंडिडेट खड़े कर दो कि भाई मेरे को अपनी तरफ से ये 3 लोग हैं, ये 3 बच्चे हैं, एक का नाम राहुल है, एक का नाम राज है, एक का नाम किशोर है, ये तीनों बच्चों को मैं मॉनिटर बनाना चाहता हूँ और भाई आप लोग वोट करो। तो क्लास में अगर 50 बच्चे होंगे तो कुछ इस बच्चे को वोट देंगे, कुछ इस बच्चे को वोट देंगे, कुछ इस बच्चे को वोट देंगे। तो जब वो ऐसी कोई प्रक्रिया करेंगे ना तो उन्हें पता लग जाएगा कि भारत की चुनाव प्रक्रिया कैसी है। तो ये आपका सही हो जाएगा। स्थानीय चुनाव पर वृत्त चित्र दर्शाना, देखो चित्र दिखाने से ना भारत की चुनाव व्यवस्था बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना, देखो ये भी नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, स्कूल लेवल पे ना यूथ पार्लियामेंट होती है, वो यूथ पार्लियामेंट होती है वो किस लिए होती है, 11th-12th में होते हैं यूथ पार्लियामेंट गवर्नमेंट स्कूलों में। वो क्यों होती है, वो इसीलिए होती है कि उसके अंदर बच्चे रोल प्ले करते हैं कि कौन हो मिनिस्टर बनेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा। अपोजिशन के भी कुछ बच्चे बनते हैं, वो रूलिंग पार्टी से सवाल पूछते हैं। इस प्रकार से वो संसद को यूथ पार्लियामेंट कहते हैं। तो ये चुनाव प्रक्रिया ना तभी आएगी जब बच्चे इसमें प्रतिभाग करेंगे, जो भी उसकी जैसे आपकी क्लास में एक एग्जांपल मैंने दिया मॉनिटर चुनने का, तो इससे वो चुनाव प्रक्रिया को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं आज के 8वें प्रश्न पर। आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों यानी कि चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा। देखो इसमें क्या बोल रहा है, द बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिस फॉर सेंसिटाइजिंग स्टूडेंट्स टुवार्ड्स द लाइफ ऑफ ट्राइबल्स एंड नोमैडिक पोस्टलिस्ट वुड बी। देखो इसमें बता रखा है कि पोस्टलिस्ट कौन कौन से किस प्रकार से उन्हें करेंगे, हमें आदिवासियों के बारे में और चरवाहों के बारे में बात करनी है। तो बक्कर वालों पर चलचित्र तथा वृत्तचित्र दिखाना, स्क्रीनिंग ए मूवी और डॉक्यूमेंट्री ऑन बकरवालास, ये इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। व्याख्यान एवं सेमिनार, देखो खाली व्याख्यान से काम नहीं चलेगा। आदिवासियों और चलवासी चरवाहों पर सामूहिक चर्चा, देखो चर्चा के लिए आपको जो ना गाइडेंस की जरूरत है और उसके लिए आपको एक ऐसा गाइडेंस या काउंसलर जो प्रोफेशनल काउंसलर हो उसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि इसमें आप किसी आम विषय पर चर्चा नहीं कर रहे, आपको चरवाहों पर या आदिवासियों पर पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक पर चर्चा करनी है। तो ये भी नहीं हो पाएगा। पाठ्य पुस्तक पठन द्वारा नहीं, खाली किताबों से नहीं हो पाएगा। तो जब आप देखो ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करोगे ना, यहाँ पर बताया गया है कि चलचित्र का, जब आप चलचित्र का यूज़ करोगे, मूवी दिखाओगे या फिर डॉक्यूमेंट्री दिखाओगे उनके ऊपर, तो इससे बच्चे को काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चलेगा और संवेदनशील बनेंगे बच्चे उनके प्रति। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए। While students are engaged in a group discussion on uses of water, a teacher should use the blackboard in which of the following manner। आपको बताना है कि जब आप बच्चों को जब पढ़ाओगे ना, आप सामूहिक चर्चा करोगे बच्चों के साथ जल के बारे में, तो जो ब्लैक बोर्ड का यूज़ आप किस प्रकार से करोगे। संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं तथा मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना, जी हाँ ये आपका सही हो जाएगा।
अरेंजिंग रिस्पॉन्सेज अराउंड कंसेप्ट्स, थीम्स एंड इश्यूज। ये सारी चीज़ें आपकी ब्लैक बोर्ड पर लिखी होनी चाहिए। वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया को लिख देना, बिल्कुल गलत। आपके लिए हर बच्चा बराबर है और केवल होनहार बच्चों की नहीं माननी है आपको। चलिए, विद्यार्थियों की बातों को सुनना लेकिन उनका अभिलेखन आवश्यक नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत। देखो, या तो सुनो मत, और अगर सुन रहे हो तो उनका लेखन भी करो, ताकि बच्चों को लगे कि हमने जो बोला टीचर ने उसको वैल्यू दिया नहीं दी। चर्चा में कही गई हर बात को अभिलेखित करना, हर बात को भी अभिलेखित नहीं कर सकते आप, क्योंकि चर्चा के अंदर ना, जब आप क्लास के अंदर जाते हो और पढ़ाते हो तो बच्चे आउट ऑफ द वे जाके भी एक दो बातें कहते हैं कि सर आज हमने ना पानी ऐसे यूज़ किया, आज हमारे पड़ोस में पानी नहीं आया। तो आप हर बात को तो नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, अरेंजिंग रिस्पॉन्सेज अराउंड कंसेप्ट्स, थीम्स एंड इश्यूज। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं आज की सीरीज के 10वें प्रश्न पर। आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। वह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा करते हैं? देखो, मैंने आपको अपने पिछले जो वीडियो हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था फील्ड ट्रिप्स के बारे में। क्या बताया था मैंने आपको? फील्ड ट्रिप्स के बारे में, कि जब कभी भी आप बच्चों को पढ़ाएंगे ना, तो बच्चों को पढ़ाते वक्त जो आपका बेस्ट तरीका होता है वो अवलोकन होता है। बच्चा देखकर सीखता बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक बच्चे को पौधे के बारे में बताना है तो आप ब्लैक बोर्ड पे पौधा मत बनवाओ, आप बच्चे को ग्राउंड में लेके जाओ और वहाँ पर उससे पौधा उगवा के देखो और उसकी मॉनिटरिंग करवा के देखो कि अब आपकी जिम्मेदारी है अगले 1-2 महीने तक इस पौधे को देखना, ये कैसे बढ़ता है, और उसके बारे में आप अपने नोट रेडी करो। तो ऐसे ही जब आपको ए टीचर टेक स्टूडेंट ऑफ अपर प्राइमरी क्लासेस टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आफ्टर फिनिशिंग द लेसन ऑन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, अगर आपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पढ़ाया तो उसके बाद आप एक फील्ड ट्रिप पे लेके गए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बच्चों को, तो वहां पर आपने कौन सा उद्देश्य पूरा करता है ये बताना है। न्यायालयों के प्रकार्य का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। जब आप बच्चे को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेके जा रहे हो तो वहां पर यही तो दिखाओगे ना कि न्यायालयों के प्रकार्य का अनुभव करना, बच्चा उसका अनुभव करे, और वकील, न्यायाधीश और जितने भी वहां पर मौजूद कर्मचारी है उनकी भूमिकाओं पर बातचीत करना, क्योंकि बच्चे इतने तो प्रोफेशनल है नहीं कि वो जाके वहाँ रिकॉर्ड चेक करने लग जाए, तो इसीलिए। दूसरा देखते हैं न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना। नहीं जी, बिल्कुल गलत। भय पैदा तो करेंगे नहीं आप बच्चों के अंदर। अगर आपने भय पैदा कर दिया तो आपका फील्ड ट्रिप करवाने का फायदा क्या हो गया? विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना और उन्हें कानून मानने के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल गलत भाई, बच्चों को डराने नहीं है। स्कूल के अंदर तो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं डराना, डरेगा तो बच्चा सीखेगा कैसे? तो ये भी आपका गलत हो गया। तो आपका केवल ए ठीक है, तो ये आपका जो चौथा है ये केवल ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों आगे चलते हैं आज की सीरीज के 11वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिवेलिंग मिसकंसेप्शंस अबाउट सोशल साइंस? कौन कौन से जो है वो मिसकंसेप्शंस हैं सोशल साइंस के बारे में? अब आपको बताना है इनमें से कौन कौन से है। चलिए, यह एक गैर उपयोगी विषय है। बिल्कुल सही कहा। आमतौर पे सोशल साइंस को लेके लोग यही समझते हैं कि यह एक गैर उपयोगी विषय है। आमतौर पे जब मैथ बच्चे की बात करते हैं ना, मैथ्स की और इंग्लिश की और साइंस की, तो उनका ट्यूशन लगवा लेंगे, लेकिन सोशल साइंस का ट्यूशन नहीं लगवाते। क्यों? उन्हें लगता है ये कोई विषय थोड़ी ना है ट्यूशन लगवाने का। चलिए दूसरा, प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। बिल्कुल, उन्हें लगता है ये चीज़। अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके साइंस है ना, नेचुरल साइंस, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये बहुत ज़्यादा सुपीरियर है सोशल साइंस से। लोगों का यही मानना है, जो कि बिल्कुल गलत धारणा है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है। आमतौर पे हम क्या बोलते हैं सोशल साइंस में कि भाई हिस्ट्री में ना डेट और जो सन होते हैं वो रटने होते हैं, तो ये रटने पर काफ़ी बल देता है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं, ये सारी भ्रांत धारणाएं हैं, ये सारे मिसकंसेप्शन हैं जो हम सोशल साइंस के बारे में बात करते हैं। सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमी शिक्षाविदों में ही है। जी हाँ, ये भी आपका कुछ हद तक ठीक ही है। तो देखो इसके अंदर क्या बोला गया है कि इन कौन सी भ्रांत धारणा है, ये चारों ही भ्रांत धारणाएं हैं।
लोगों का मानना यही है कि सामाजिक विज्ञान जो एसएसटी है वो एक वेस्ट सब्जेक्ट है, साइंस के कंपैरिजन में उसमें कुछ भी नहीं है, साइंस ज़्यादा श्रेष्ठ है, रटने पे बल दिया जाता है। और जिसने एसएसटी ले ली या जिसने आर्ट्स ले ली वो तो आगे जाके टीचिंग में ही जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो एकेडमिक जो भी है उनमें ही जाएगा। तो चारों ये भ्रांत धारणाएं हैं। तो आपका तीसरा जो है ए बी सी और डी ये सारे हैं, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, एक प्रश्न को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना तो उस प्रश्न को आप एक बार नहीं 2 बार पढ़ो पेपर में। 2.5 घंटे का टाइम होता है और कम नहीं होता 2.5 घंटे का टाइम। इस सीटेट के पेपर में आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, वो भी नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी उसके अंदर। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपके पास बहुत टाइम होता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को ढंग से एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, आपको उत्तर मिल जाएगा आराम से देखने से। चलिए आगे चलते हैं, 42वें प्रश्न पर चलते हैं। उष्ण कटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी में से किन की प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। अगर हम बच्चे को उष्ण कटिबंध के बारे में पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को इनमें से ये जो 4 आपके सामने दिए गए हैं इनमें से किस किस की नॉलेज होनी चाहिए, किस किस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, तो उष्ण कटिबंध में मैं बताऊँ देशांतर। देखो देशांतर जो है ना वो आपका इतना जरूरी नहीं है, देशांतर के लिए आपको मतलब उष्ण कटिबंध के लिए जरूरी नहीं है। हाँ ग्लोब, हाँ ग्लोब में आपको पता होना चाहिए, ग्लोब होगा तभी तो आपको पता लगेगा कि उष्ण कटिबंध क्षेत्र है कहाँ पर। ठीक है, इंसोलेशन आथपन ये भी जरूरी है, अक्षांश बिल्कुल अक्षांश भी जरूरी है। तो आपका बी सी डी ठीक हो जाएगा। तो आपका ये जो दूसरा है ना बी सी डी ये वाला सही हो जाएगा उत्तर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आज के 13वें प्रश्न पर, 43 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। आपके सामने 2 कथन आ गए हैं, इन दोनों कथनों को पढ़ के अब आपको बताना है उत्तर क्या है। कथन नंबर 1, नागरिक शास्त्र से राजनैतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। ठीक है, देखो अब इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द चेंज इन नोमेनक्लेचर फ्रॉम सिविक्स टू पॉलिटिकल साइंस वाज टू ब्रिंग बैक द फोकस टुवर्ड्स इश्यू ऑफ कंटेम्परेरी इंडिया। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है, तर्क क्या है इसका कि ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। ये जो है ये भी सही हो जाएगा आपका। तो देखो ये दोनों कथन आपके सही हो गए और जो तर्क जो है ना वो इस कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आपका चौथा जो है वो सही हो जाएगा, फोर्थ वाला ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं आज के 44वें प्रश्न पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेके आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है। लेडीज़ के जो काम होते हैं उनको लेके हमें जो क्रिटिकल थिंकिंग है, कौन सी जो है जो क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बता रहा है। तो उसके हम देखते हैं उसके बारे में क्या है। पहला क्या है आपके सामने, विद्यार्थियों को महिलाओं व पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना। देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं खाली नारे लिखने से बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगी, तो इसको तो भूल ही जाओ आप, ये तो कैंसिल हो गया आपका। देखो पढ़ने से पता लग जाता है, मैं मानता हूँ आपको एक बार में हो सकता है नहीं समझ में आए, 1 या 2 बार पढ़ोगे ना तो आपको पता लग जाएगा। एक कॉमन सेंस सी बात है, खाली नारे लिखने से अंदर बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग कैसे आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और उसके बारे में विचार करने को ऐसा क्यों है, यह ठीक हो जाएगा। देखो क्योंकि इसके अंदर आपने बच्चे को होमवर्क दे दिया एक प्रकार से कि भाई महिला और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है उसके बारे में विचार करना है। चलिए अगले पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थित संबंधी आंकड़ों को दिखाना और उसके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। ये भी बिल्कुल ठीक है, जहां आपने चर्चा करने के लिए कह दिया या बच्चे को होमवर्क करने के लिए दे दिया, ये बच्चे की क्रिटिकल जो थिंकिंग है उसके लिए अच्छा होता है। तो ए गलत हो जाएगा, बी और सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका तीसरे वाला, बी और सी जो है वो केवल ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आज के 45वें प्रश्न पर। शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है। ठीक है,
यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वाइल टेकिंग ए क्लास ऑन द टॉपिक ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा रहे हो आप क्लास के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कैन यू पोज टू स्टूडेंट्स टू एनकरेज बोथ सोशल अवेयरनेस एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। ठीक है भाई, अब आपको बताना है कि कौन से प्रश्न पूछने से बच्चे के अंदर सोशल अवेयरनेस और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों आ रही है। ठीक है, पहला, राजतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के बीच के 3 अंतर सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, ये भी चलिए, लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशिष्टताएं होती है, ये भी ठीक है। हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगुआ स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज़्यादा पड़ा। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज है? अपने तर्क का समर्थन कारण सहित उत्तर दीजिए। देखो, ये आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अंदर ना सब कुछ पूछ लिया आपने, सोशल अवेयरनेस भी पूछ लिया और क्रिटिकल थिंकिंग भी आ गया। चलो एक और देख लेते हैं आगे। आपने यह देखा कि वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होती है, आपके घर के आसपास जल जमाव हो जाता है। आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला करते हैं। स्थानीय, राज्य या केंद्र में किस तरह की शासन व्यवस्था के पास आप शिकायत करेंगे? देखो, इसके अंदर ना आपके अंदर सोशल अवेयरनेस तो आ गई जब इसने पूछ लिया कि आप कैसे शिकायत करोगे, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आई, तो ये भी गलत हो जाएगा और आपका पहला भी गलत हो जाएगा और दूसरा भी गलत हो जाएगा, तीसरा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आज की सीरीज के 16वें क्वेश्चन पर और इस चैप्टर के 46वें प्रश्न पर। एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है। जब भी लेसन प्लान बनाती है एक लेडी, यहाँ पर एक लेडी टीचर के बारे में बात किया गया है कि जब वो लेसन प्लान बनाती है तो वो जो भी अपने ऑब्जेक्टिव्स होती हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, उन्हें इस प्रकार से लिखती है। कैसे? विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। देखो, सक्षम, मैं आपको बताऊं ना, आप ना एक बार ब्लूम की टैक्सोनॉमी को पढ़ लेना, ब्लूम वाला चैप्टर पढ़ लेना अच्छे से। उसके अंदर आप ना इन सबको पढ़ोगे, अनुप्रयोग, समझ, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, सब कुछ उसके अंदर आएगा। उसके अंदर ना कुछ टर्म्स होंगी, ठीक है, और जहाँ आपको टर्म्स ही पकड़नी है, जैसे कि सक्षम, ये टर्म किस में थी, तो मैं आपको बता दूं ये है आपका विश्लेषण में। ठीक है, जब आप एनालिसिस करोगे ना तो उसमें आप सक्षम हो जाओगे, तब इसके करोगे। चलिए आगे चलते हैं आज के सीरीज के अगले प्रश्न पर। विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? बताओ भाई। राज्य के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर संक्षिप्त विवरण लिखिए। नहीं, विवरण लिखने से मूल्यांकन का हल नहीं निकलेगा। अगला, शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं, इनके कार्य क्या है? आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते? जी हाँ, यह समझ और सराहना दोनों को दे रहा है, ये ठीक हो जाएगा। संघवाद को परिभाषित कीजिए, इससे केवल ज्ञान का पता लग रहा है, तो चौथा गलत हो जाएगा, तो आपका तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, 48 प्रश्न पर। मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा कीजिए, विचार कीजिए। क्या है विचार? एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं है? ठीक है, हमने आपको बता दिया कि एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो कौन से वो ऑप्शन होगा जिससे ये पता लग जाएगा कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा ही नहीं है। ठीक है, चलिए, विद्यार्थी सी क्या कह रहा है? संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह अशक्त समूहों पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करे। बिल्कुल ठीक है भाई, संविधान ये बिल्कुल कहता है। संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। नहीं, जरूरी नहीं है भाई, देखो, एक नियमावली देता है जिससे ये पता लग जाए, ये नहीं हो पाएगा। संविधान में वे नियम समाविष्ट हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज से वर्जित न हो जो बहुसंख्यकों को नित्य उपलब्ध है। ये बिल्कुल ठीक है, संविधान बिल्कुल ये सुनिश्चित करता है। संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में इसी में बताया गया है। तो आपका दूसरा जो है ये हो जाएगा सही उत्तर भाई, दूसरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि यही वो गलत कथन है जो कि इसमें बता रखा है कि बच्चों ने संविधान को समझा ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं 49वें प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। चलिए कथन देखते हैं। विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर स्क्रैप बुक एक कारगर तरीका है, ये बताना है। ये ठीक है भाई। एक कतरन रजिस्टर स्क्रैप बुक का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्यों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। देखो ये गलत है। ठीक है, जो स्क्रैप बुक का मूल्यांकन होता है ना, वो उसमें उससे मतलब नहीं पड़ता कि आपने उसके अंदर कौन कौन सी सामग्रियों के मूल्य के आधार पे उसका वो रजिस्टर किया था। तो आपका पहला ठीक हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका पहला, ठीक है। चलिए चलते हैं आज की सीरीज के 20वें प्रश्न पर, यानी कि इस पेपर के 50वें क्वेश्चन पर। विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन स्टूडेंट बी आस्क्ड इन ऑर्डर टू टेस्ट देयर फैक्चुअल नॉलेज? फैक्चुअल नॉलेज के बारे में पूछा है भाई। पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, बिल्कुल ठीक। जब तक आपको उस चैप्टर के जितने भी टर्मिनोलॉजीज होंगी वो नहीं समझ में आएंगी, आप उसकी तथ्यात्मक ज्ञान की जांच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पहला। वर्गीकरण और श्रेणी का ज्ञान, रणनीतिक ज्ञान, विषय विशेष कौशल का ज्ञान, ये सब बाद में है। जब तक आपको टर्म्स ही याद नहीं होगी तो आप कैसे उसके तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करोगे? ये इसका सही हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे चलते हैं। 51वां प्रश्न देखते हैं। ठीक है, यदि ग्रीनविच याम्योत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? ठीक है, अगर ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बजे हैं तो मुझे बताओ कि 45 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे क्या समय होगा? तो साथियों वो बोलेंगे दोपहर के 3। ठीक है, ये देखो दोपहर के जो 3 है, यहाँ मैं बता दूं 3 बज जाएंगे। ये 3 जो पीएम होगा, 3 पीएम, ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, इसके लिए जरा ग्रीनविच वाला चैप्टर ध्यान से देख लेना। ग्रीनविच वाले चैप्टर में समय का ध्यान दिया होगा कि आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि ग्रीनविच पे इतना समय हो रहा है तो इतने डिग्री देशांतर पे क्या टाइम है, या इतने डिग्री पश्चिम में या उत्तर में या दक्षिण में देशांतर में क्या टाइम है। तो जरा भी इस एक बार ग्रीनविच वाले चैप्टर को देख लीजिएगा। सीटेट में, एसएसटी में इसका एक क्वेश्चन लगभग लगभग हर पेपर में आ ही रहा है। चलिए आगे चलते हैं 52वें प्रश्न पर। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती है, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तरंगों तथा अपर्दन एवं निक्षेपण, यानी कि इरोजन एंड डिपोजिशन बाय वेव्स, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, पवन अपर्दन, मानव निर्मित गतिविधियां, शैलों का गिरना, ये बाद की बातें हैं। पहले आपका डिपोजिशन बाय वेव्स होगा, ये उसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। आपको बताना है कि जो भी सदाबहार वृक्ष हैं वो भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं। तो इसका मैं आपको बता दूं, भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण। ठीक है, यह आपका इसमें ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। भारी वर्षा जो होगी ना, जहाँ पर हैवी रेनफॉल होगा और हाई टेम्परेचर होगा, उसकी वजह से होगा ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आज के 54वें क्वेश्चन पर। अक्षांश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उत्तर ध्रुवीय वृत्त विषुवत वृत्त के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। नहीं भाई, गलत। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही। इसके लिए आपको ग्लोब पता होना चाहिए। दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है, ये भी गलत, उल्टा बता दिया। कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, नहीं, गलत। तो साथियों मैं आपको बता दूं, मकर रेखा जो होती है वो दक्षिण गोलार्ध से होकर गुजरती है। ग्लोब जो है ना उसको ध्यान से देख लीजिएगा। विषुवत रेखा के बारे में आपको पता लग जाएगी, आपको साउथ पोल के बारे में पता लग जाएगा, नॉर्थ पोल के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको मकर रेखा के बारे में पता लग जाएगी, कर्क रेखा के बारे में पता लग जाएगी। तो इसको देख लीजिएगा आप जरा। चलिए आगे चलते हैं 55वें प्रश्न पर। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन ए ग्लोब टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज नोन एज द। तो इसको बोलते हैं विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा।
ठीक है। अगर पेपर में विषुवत रेखा मिल जाए तो विषुवत रेखा लगा देना। अगर पेपर में विषुवत रेखा ना मिल के भूमध्य रेखा लिखा आ जाए तो साथियों आप लोग भूमध्य रेखा को लगाएंगे, क्योंकि दोनों का सेम ही मतलब है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सही। आगे चलते हैं 56वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। ग्लोब के बारे में बताना भाई आपको। क्या है कि ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं, बिल्कुल सही। ग्लोब के अंदर जब भी आप ग्लोब देखेंगे तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा आपको मिल जाएंगी। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, जी हाँ बिल्कुल। ग्लोब जो है वो अपने अक्ष पर झुका हुआ होता है एक प्रकार से। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, जी बिल्कुल, यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। यह अंडाकार प्रकृति में है, नहीं भाई गलत, अंडाकार नहीं है, बिल्कुल गोल होता है। ग्लोब आप लोगों ने देखा भी होगा, बिल्कुल गोल होता है। हालांकि पृथ्वी जो है वो अंडाकार शेप में है, लेकिन जो ग्लोब होता है वो अंडाकार में नहीं होता, वो गोल होता है। तो आपका ए बी सी ठीक है, डी गलत हो जाएगा, तो चौथा जो है आपका सही हो जाएगा, ए बी और सी ये वाला। चलिए आगे चलते हैं। आज की वीडियो का 27वां प्रश्न और इस पेपर का 57वां प्रश्न। समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। सही कारण का चयन कीजिए। देखो एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर पढ़ा होगा आपने, उसमें आपने ये पढ़ा होगा एक ये आपका ये रहा समताप मंडल। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। इसको समताप मंडल के बारे में बता रखा है कि जो हवाई जहाज होते हैं वो उसमें उड़ते हैं समताप मंडल में। क्यों, ये आपको बताना है। उच्च वायुदाब द्वारा, गलत। निम्न वायुदाब, गलत। मौसम एवं बारिश, ये देखो बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना, ये ठीक हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको मैं बता दूं, सबसे नीचे आपका इस टाइप से होता है। पहले आपका शोभ मंडल हो जाएगा, फिर आपका समताप मंडल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका मध्य मंडल हो जाएगा, फिर आपका आयन मंडल हो जाएगा और ऊपर आपका वायुमंडल हो जाएगा। ये जो शोभ मंडल होता है ना ये वाला, इस शोभ मंडल में आंधी तूफान बारिश सब कुछ होते हैं, मौसम संबंधी घटनाएं सब यही होती है शोभ मंडल में। और ये जो दूसरा हो गया ये होता है आपका समताप मंडल। क्या होता है ये आपका समताप मंडल। एरोप्लेन जो होते हैं ना वो यहीं उड़ते हैं। ये होता है लगभग लगभग आपका 18 से लेके 50 किलोमीटर तक का, जमीन से इतना ऊपर होता है ये। और जो भी जहाज उड़ते हैं हवाई जहाज वो इस समताप मंडल के अंदर ही उड़ते हैं। क्यों, क्योंकि जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो इससे मुक्त होती है। आंधी तूफान बारिश ओले वो सब यहाँ होता है। तो ये आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना। ठीक है, इसीलिए एरोप्लेन ऊपर उड़ते हैं, नीचे शोभ मंडल में नहीं उड़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं 58वें प्रश्न पर। ठीक है, देखो वही वाला आ गया, यही वातावरण वाला जो भी हमने पढ़ा था। तो अब इसमें हम देखते हैं कि हमारा कौन सा प्रश्न ठीक होगा। ठीक है, तो देखो अभी हमने समताप मंडल को पढ़ा था, तो सबसे पहले समताप मंडल को ही पकड़ लेते हैं। ठीक है, समताप मंडल जो है वो किस में आएगा, तो ओजोन परत, ओजोन परत जो होती है ये आपका समताप मंडल में आ जाएगा। समताप मंडल में ही ओजोन परत होती है, आपकी अल्ट्रावायलेट रेज होती है, और हवाई जहाज भी समताप मंडल में ही उड़ते हैं। ठीक है, चलिए बी देखते हैं, रेडियो प्रक्षेपण। रेडियो प्रक्षेपण हो जाएगा आपका बाह्य वायुमंडल, ये हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे। रेडियो ट्रांसमिशन जो होंगे ये आपके थर्मोस्फीयर में होते हैं। ठीक है, मौसम संबंधी घटनाएं, मौसम संबंधी घटनाएं मैंने अभी आपको बताया जस्ट अभी, शोभ मंडल के अंदर आंधी तूफान बारिश चक्रवात ओले जितने भी होते हैं सब मौसम संबंधी घटनाएं शोभ मंडल के अंदर होती है, आपकी ट्रोपोस्फेयर के अंदर। और पतली वायु, पतली वायु हो गया आपका बहिर्मंडल। ये बहिर्मंडल क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर आपकी हीलियम और हाइड्रोजन जो गैस होती है बिल्कुल हल्की जो गैस होती है वो होती है, तो इसलिए वो होएगा। तो इस हिसाब से आपका हो गया चौथा, चौथा आपका सही होगा इस हिसाब से। देखो चारों नहीं भी पता हो ना, अगर आपको एक दो भी पता होंगे तो आप उसका उत्तर निकाल लोगे। ठीक है, इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना। ये आपका नॉर्मल जीके में तो आता ही है, सीटेट में भी आता है, टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहे हो ना उसके अंदर भी आता है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। और ये वायुमंडल वाला टॉपिक लगभग लगभग हर पेपर में आता है, जीके का ही टॉपिक है ये। इसके आपकी जीके भी अच्छी होगी और आपका सब्जेक्ट भी अच्छा बनेगा। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम के बारे में आपने पढ़ा होगा। गर्म महासागरीय जलधारा है, क्योंकि ये जो गल्फ स्ट्रीम जो है ये गर्म महासागरीय जलधारा है। क्यों, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। ठीक है, चौथा आपका सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है।
इसीलिए गल्फ स्ट्रीम जो है ये गर्म महासागरीय जलधारा होती है, इसीलिए गर्म होती हैं क्योंकि ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। चलिए चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। ठीक है, आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न, इस वीडियो में 30 प्रश्न पूरे हो जाएंगे, तो आखिरी वीडियो इसके आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए, कृषि के प्रकार और क्षेत्र। देखो इसमें मैं आपको बता दूं, जो सबसे इजी है, मैं आपको कहता हूं आपको कि आपको सारे पता हो ना पता हो, लेकिन एक दो तो पता होता ही है। गहन निर्वाह कृषि, इसको पकड़ लो। ये गहन निर्वाह कृषि को आप सबको पता होगा लगभग लगभग। देखो गहन निर्वाह कृषि होती क्या है, ये होती है आपकी सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। ठीक है, अब ये देख लो आप किसके अंदर है गहन निर्वाह कृषि, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में। वैसे मैं आपको सारे बता देता हूँ। स्थानांतरी कृषि, ठीक है, शिफ्टिंग जो है, इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होती है, स्थानांतरित कृषि जो होती है, ये किसके अंदर आती है, ये आती है आपकी यहाँ पर सघन वन वाले क्षेत्र। ठीक है, वन है, ये याद रखना, सघन वन और जनसंख्या दोनों में अंतर है। वाणिज्यिक अनाज कृषि ये किसके अंदर आती है भाई, ये आपके आते हैं शीतोष्ण घास के मैदान में, शीतोष्ण घास के मैदान में। और चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण जो चौथा है, ये आपका डी जाएगा अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश पे, ये हो जाएगा यहाँ पे आपका अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश पे। तो इस हिसाब से आपका जो दूसरा ऑप्शन है, ये पहले का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला, ये उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों आज की वीडियो में हमने सी टैट 2023 के पेपर को, यहाँ पर हमने सी टैट का जो पेपर हुआ था लेवल 2 वाला, जिसमें एसएसटी के प्रश्न जो होते हैं, इसको हमने डिस्कस किया और हमने इसके शुरू के 30 क्वेश्चन देखे हैं। ये हमारी तीसरी वीडियो है, जल्द इसकी चौथी वीडियो बनेगी। इसके चौथी वीडियो में हम इसके आगे के जो 30 प्रश्न होंगे 61 से लेकर 90 तक, उन्हें डिस्कस करेंगे। तो ज़रा हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद साथियों।